curious minds, welcome to Nerdy Niche, the place where learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture, we are going to discuss about some of the very important solves that we have not discussed in our previous class. साथ ही साथ आज आपको मैं सॉल्व करवाऊंगी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो दैट आपका कॉन्सेप्ट हो जाए डबल क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सॉल्ट जो आज हम देखने वाले हैं दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नाम, जैसे हमारा घर में नाम क्या होता है, किसी बच्चे का मान लीजिए सोनू है, किसी का मोनू है, किसी का गुड़िया है, किसी का टीटू है, कुछ भी नाम है, ऐसे नाम जो हम कॉमनली यूज करते हैं उन्हें हम कॉमन नेम कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है? वॉशिंग सोडा। क्या नाम है इसका? वॉशिंग सोडा है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नाम है वॉशिंग सोडा और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पर सबके दिमाग की खिड़की चटकी होगी कि भाई एक तो पॉइंट लगा है, ऊपर से 10H2O दिया है फॉर्मूले में, माजरा क्या है? Na2CO3 तो चलो समझ में आ रहा कि सोडियम है, कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। पॉइंट 10H2O का क्या माजरा है? तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी ड्राइंग करनी पड़ेगी। जब तक मैं ड्राइंग करती हूँ तब तक मैं आपको एक कहानी भी सुनाती हूँ सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कहानी इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं समझना कि मैम टाइम पास कर रही है। हुआ ये कि मेरे घर पे मेरी बुआ आई हुई है। ठीक है, मेरे घर पे कौन आई हुई है? मेरी बुआ। अब मेरी बुआ के आने से क्या हुआ, उनका जो बुआ का बेटा है वो भी मेरे उन बुआ के साथ में आया हुआ है। ठीक है, तो बुआ के साथ में उनका बेटा आया हुआ है। अब हुआ ये कि जब मेरी बुआ जो आई हुई है ना, उनका बेटा जैसे ही आया तो बुआ तो मिलने चलेगी मम्मी से और दादी से, पर जो बुआ का बेटा है वो मेरे कमरे में आ गया। अब मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे बुआ के बेटे को एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, सबको करना पड़ेगा। तो जब मैंने एंटरटेन करना चालू किया तो उसको मैं भगा नहीं सकती यार। अब मेरे पास दिक्कत ये हो गई है कि मैं उसको अगर भगाऊंगी ना बुआ के बेटे को तो घर में कलेश हो जाएगा। सबको पता है कि यार कलेश तो होना लाजमी है ना? तो बुआ के बेटे को अगर भगाया तो कलेश हो जाएगा और अगर नहीं भगाया तो मेरा दिमाग खाएगा। तो मैंने क्या किया, मेरे बुआ के बेटे को थोड़ी देर इधर उधर घूमने के लिए भेज दिया कि यार भाई तू पानी लेके आना या ये काम करके आना, बुआ बुला रही है ना? ऊट पटांग चीजों से मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने बोला भाई तू ये काम कर। वो चला गया, पर घूम फिर कर वो मेरे पास बार बार वापस आ रहा था। अब बोलो मैम ये आपके घर की जो कहानी है ये आपने हमें क्यों सुनाई? ये कहानी हमारी इस 10 मॉलिक्यूल के बारे में, 10H2O के बारे में। ठीक है, अब आप जो यहाँ पे इतना बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टल। हमारा कोई भी जो मॉलिक्यूल रहेगा वो हमेशा क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा। जैसे NaCl है मान लीजिए, ठीक है, NaCl का भी क्या होता है? क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल यानी उसके अपना घर होता है। जैसे मेरा घर है, मेरा कमरा है, मेरे घर का एक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इसके क्रिस्टल का भी अपना एक स्ट्रक्चर होगा, यानी इसका कमरा। ठीक है, मान लीजिए जो Na2CO3 है उसका ये क्रिस्टल है, ये मैंने जो क्रिस्टल ड्रॉ किया है। तो ये जो रेड रेड, ये जो पिंक पिंक आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा उसका कमरा हो गया। और ये वो जगह है जहाँ पे Na के और CO3 के एटम्स होंगे। ठीक है, Na के और CO3 के एटम्स होंगे। तो ये सारी जगहों पर अब ये एटम्स हैं। अब यहाँ पर जो बुआ का बेटा आया हुआ है, उस बुआ के बेटे का नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर। ये H2O यहाँ बीच में आकर बैठ जाएगा, कहीं पे भी जहां इसका मन करेगा बैठेगा इसी के अंदर, पर जहां पे मन करेगा वहां बैठ जाएगा। और बात ये है कि इसको कितना ही भगा लो ये वापस आएगा ही आएगा। इसको भगा दिया, पानी को अपन ने डिहाइड्रेट कर दिया, इस क्रिस्टल को अपन ने गर्म कर दिया, ये पानी दोबारा से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मेरे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है ये यहाँ बैठे हुए हैं। इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अरे भाई ये क्या बन गया? क्या बना हमारा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से अब हम क्या समझते हैं, हम जरा ये और देख लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि जैसे ये पूरे
हमारे एटम्स है, एटम्स का ये क्या बन रहा है, क्रिस्टल बन रहा है। इस क्रिस्टल के अंदर, ठीक है, ये क्या देख रहे हो आप, ब्लू ब्लू कलर का, दैट इज वाटर। क्या है ये, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पर क्रिस्टल के बीच में बैठे हुए हैं। ये जो क्रिस्टल के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट पानी, क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट पानी, ये पानी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, देयर इज नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ मेहमान है जो थोड़ी देर के लिए आके बैठा हुआ है, और मेहमान के आने से कमरे की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, बदल जाती है। यानी प्रॉपर्टीज कैसी बदलेंगी, इसका कलर बदल जाता है। क्या होगा, कलर बदल जाएगा। तो जैसे मेरे पास वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O है। तो .10H2O मेरा क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CaSO4 जिप्सम के अंदर में उसमें 2H2O है, यानी ये क्या है मेरा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CuSO4 0.5H2O, 5H2O मेरा क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब यहाँ मैंने आपको बोला कलर चेंज होता है, कॉपर सल्फेट का देखिए कितना प्यारा ब्लू कलर आ रहा है ना। पर अगर मैं कॉपर सल्फेट को हीट कर दूं और इस पानी को मैं एवेपोरेट कर दूं, क्योंकि मैं हीट करूंगी तो एवेपोरेट हो जाएगा, केमिकल चेंजेस तो वहां पर है नहीं ना, केमिकल चेंजेस तो वहां पर है नहीं। तो देयरफॉर वहां क्या होगा, कॉपर सल्फेट वहां पर हमारा ब्लू कलर का नहीं रहेगा। दैट मीन्स जैसे ही मैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट को हीट करूंगी, ये ब्लू कलर ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। क्यों उड़ेगा, क्योंकि पानी उड़ गया, पानी के प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर है। और जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी, पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और ब्लू कलर से व्हाइट कलर में हो जाएगा। बट थोड़ी देर जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगी एटमॉस्फेयर में, ये पानी वापस से रीगेन कर लेगा एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स के फॉर्म में, और जैसे ये रीगेन करेगा, इसका ब्लू कलर वापस से आ जाएगा। मैंने बोला था ना, मेहमान है, ढीठ मेहमान, भगाओगे तो वापस आ जाएगा। तो ये वैसे ही ढीठ मेहमान है, पानी भगाया तो वापस आ गया। तो सर्टेन सॉल्ट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, सर्टेन सॉल्ट जो जैसे जिनके पास क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, बाय कंबाइनिंग विद डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर से जब ये कंबाइन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इनमें क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स इन विच द एटम और मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अरेंज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अगर कोई भी सॉलिड एक क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एटम एक क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस या तो हम एक सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन से, फ्रीजिंग से, या फिर हम डिपोजिशन से, किसी गैस को हम डिपॉजिट कर ले, उससे भी हम क्रिस्टल्स को बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्रिस्टल बनाने के तरीके हो गए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि क्रिस्टल्स क्या है, एक मतलब क्रिस्टल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, यानी किसी क्रिस्टल के अंदर पानी का वहां पर बैठ जाना। तो यहाँ पर ये पानी .10H2 यानी 10H2O वहां पर बैठे हुए हैं। डॉट इसलिए लगाइए क्योंकि इसका ये पार्ट नहीं है, इस फॉर्मूला का ये पार्ट नहीं है, पर ये उसके साथ में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। हमने पढ़ा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है NaHCO3, इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। इसको अगर हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, तो हीट करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 मिलेगा। अच्छा, ये बैलेंस नहीं लिखी हुई है, यहाँ H2O के सामने भी 2 है और CO2 के सामने भी 2 है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। तो यहाँ क्या हुआ, NaHCO3 को जैसे हमने हीट किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, और अगर कभी वॉशिंग सोडा टेस्ट किया हो, ठीक है, गलती से कभी यार डिटर्जेंट में हाथ डाल के मुंह में चला जाता है, तो एक बिटर सा स्वाद आता है ना, कड़वा कड़वा सा, है ना, तो बिटर सा स्वाद आना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे मैंने केक बनाया, केक में क्या डालेगा, ऑब्वियसली दैट इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जैसे ही मैं डालूंगी, तो वहां पर हीट होने पर यहाँ वॉशिंग सोडा बनना चाहिए। और वॉशिंग सोडा एक तो एडेबल नहीं है, यानी ईट नहीं कर सकते आप उसको, दूसरी बात बिटर होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी हम वॉशिंग सोडा ना खाएं, हमें वॉशिंग सोडा से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम इसको क्या ट्रीट करते हैं,
आपको ध्यान होगा, अगर घर में कभी बेकिंग की नहीं की हो तो जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर बेकिंग करी है तो उसमें हम केक बनाते दौरान वहां पर किसी एसिडिक सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ईदर इट्स कर्ड, लैक्टिक एसिड, ईदर इट्स लेमन, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ आप एक, और भी कई चीजें होती है, कुछ ना कुछ आप ऐड करते हो जिसके अंदर एसिडिक सब्सटेंस होता है। क्यों आप ऐड करते हो? सो दैट Na2CO3 जो रहे वो इसके साथ में कंबाइन होकर एक सॉल्ट बना ले जो कि एडेबल हो, आप खा सके, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, नहीं तो हमारा केक बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमने बनाया वॉशिंग सोडा, पर अभी ये वॉशिंग सोडा बना नहीं है। इस Na2CO3 को हम कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं? सोडा ऐश, ठीक है। सोडा ऐश इस Na2CO3 का नाम है। अब इसमें हम 10H2O ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर से, अपने आप इसमें पानी मिल जाता है। तो जैसे ही पानी मिलेगा ये Na2CO3.10H2 होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको पानी में भिगाने लग जाओ, भिगाना नहीं है, ऑटोमेटिकली पानी थोड़ी देर में रिटेन कर लेगा 10 मॉलिक्यूल्स। तो ये अपना क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब अपन इसको भी रीड कर लेते हैं। Sodium carbonate is manufactured by thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate obtained by Solvay's process. Solvay's process मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई हुई है। The sodium carbonate obtained in this process is dry. It is called soda ash. इसे हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश कहते हैं, या फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ एक नई टर्म निकल के आई है मेरे पास जिसको हम कह रहे हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या है? एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। क्या है इसका मतलब? विदाउट वाटर। जो भी बच्चे साइंस लेने का सोच रहे हैं इसके बाद, ठीक है, उन्हें इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप 11th में आएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी। तो एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, ठीक है। विदाउट वाटर अगर कोई चीज है तो उसको हम एनहाइड्रस कहेंगे, अगर उसमें पानी है तो वो हाइड्रस है। कैसी है? हाइड्रस है, ठीक। अब सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है पता चल गया। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका यूज होता है ग्लास बनाने में, सोप बनाने में और पेपर बनाने में, ठीक है। इन तीनों जगह पे, इन तीनों इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। मैंने बताया था हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो सोप के साथ में फोर्थ नहीं देता, फोर्थ यानी झाग नहीं बनाता। पर सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जिसमें झाग बनता है, ठीक है। कई जगहों पर पानी पीने में बहुत भारी महसूस होता है कई लोगों को, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये आयंस फोर्थ बनने नहीं देते, सोप को काम करने नहीं देते हैं। तो वो वाटर होता है हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक क्लीनर के जैसा भी यूज करते हैं हम, क्लीनिंग एजेंट के जैसा इसको यूज करते हैं। और एक पॉइंट जो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आप इसको लैबोरेटरी रिएजेंट जैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लैबोरेटरी रिएजेंट भी है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉमन नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.12H2O, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। और इसका कॉमन नाम क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कॉमनली हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। कॉमनली आप इसको कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे ये मॉडल बनाना है तो मॉडल बनाने के यूज में आ जाता है। प्लास्टर लगाना है, किसी को फ्रैक्चर हो गया तो प्लास्टर करना उनकी बोन के अराउंड, उसमें भी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। आजकल टेक्सचर्ड वॉल्स का बहुत ज्यादा फैशन है, सारे लोग अपने घरों में टेक्सचर्ड वॉल्स बनवाते हैं या फिर वॉल आर्ट करवाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनवाते हैं। तो उधर पे भी क्या यूज हो रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइडली हम बोलेंगे कि किसी भी चीज का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या फिर हमें कोई भी डिजाइन देने के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। ये स्कल्पचरिंग का मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? स्कल्पचरिंग का। ये कौन सा कंपाउंड है? कैल्शियम सल्फेट है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। लिखना हो तो आप लिख लेना ये
कैल्शियम सल्फेट इसका नाम है, और ये आपको जिप्सम के फॉर्म में मिलता है। नेचुरली एक जिप्सम स्टोन होता है, उससे आपको ये मिल जाता है, पर जिप्सम का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जो जिप्सम रहता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। क्या होता है? 2H2O, यानी कि इसमें 2H2O प्रेजेंट होगा जिप्सम के अंदर ऑलरेडी नेचुरली। ठीक है, इसको हम जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, एक रेगुलर टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन में देखेंगे कि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, CaSO4.2H2O को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पर हमें मिलेगा CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस और 1.5 H2O वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर एवेपोरेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से एक डाउट आएगा कि मैम यहाँ पर जैसे हमने ये वो हाफ H2O लिखा है या 1.5 H2O लिखा है, तो ये होगा या नहीं होगा? अगर ये डाउट नहीं आया है तो फिर आपका अभी वर्किंग बहुत स्लो चल रही है बेटा। ठीक है, ऐसा क्यों डाउट आना चाहिए? चलो ये भी बता देती हूँ। मान लीजिए मैं अपना वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट कर रही हूँ, ये जो पिंक वाला मैंने बनाया है सर्कल, ठीक है, ये क्या है? ये मेरा वाटर के लिए ऑक्सीजन है। क्या है ये? ऑक्सीजन है। और जो मैं येलो बना रही हूँ, येलो मेरा है हाइड्रोजन। क्या है मेरा? हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, अरे भाई ओवल नहीं बनाना था तो उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाँ अब ठीक है। हाँ, ये मेरा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये मेरा ऑक्सीजन है और ये मेरा हाइड्रोजन है। तो दो का मतलब होगा कि ऐसी एग्जैक्ट सेम कॉपी बन गई, ये दो हो गई। ठीक है, पर हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ यानी इसको मैं आधा डिवाइड कर दूं, और क्या ये आधा डिवाइड होगा? आप खुद सोचो, क्या ये आधा डिवाइड होगा ऐसे दो पार्ट में? नहीं होगा ना। ऑक्सीजन को हम कैसे डिवाइड, जो हाइड्रोजन तो एक एक है तो एक एक आधे में डिवाइड हो जाएगा, ऑक्सीजन को हम कैसे डिवाइड करेंगे हाफ में? तो ये हाफ पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हमने लिखने के लिए लिखा है। ठीक है, हमने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है। एक्चुअल में जो CaSO4 है डॉट 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है उसके साथ में जो 2H2O है, इसके पास जब हम इसे हीट करेंगे तो इसे हीट करने पर CaSO4 पॉइंट हाफ H2O जो बन रहा है ना, वो हाफ सिर्फ हमने लिखने के लिए बनाया है। ठीक है, और 1.5 क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। अब 1.5 भी नहीं बन सकता कि आधा हम वहां दे दें H2O में। 1.5 H2O कभी सुना है? ये सारे होल नंबर में होते हैं। तो इसमें आप एक काम करोगे, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 CaSO4 में मल्टीप्लाई हुआ तो आपकी नई इक्वेशन जो आप लिखोगे वो क्या होगी? 2 CaSO4.4 H2O, 4 हाइड्रोजन, हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो CaSO4 2 है ना, 2 CaSO4 जैसा है वैसी, प्लस हाफ में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 H2O, एक H2O यहाँ पे रह गया, और 1.5 का कितना हो गया? 3। 1.5 डिवाइडेड बाई 2 3 होता है, तो ये ठीक, ये क्या हो गया हमारा? 3H2O हो गया। तो यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल 2 CaSO4 के पास रहता है, यानी कि जो मेरे पास 2 क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है, जिसे सपोज ये मेरा एक क्रिस्टल है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा क्रिस्टल है यहाँ पर। अरे यार, सपोजिटली यहीं पर मेरा दूसरा क्रिस्टल है। ठीक, ये मेरे 2 क्रिस्टल्स हो गए। अब ये जो 2 क्रिस्टल हुए हैं, ये दोनों क्रिस्टल एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। ये दोनों एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। समझ में आया?
दो CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, तो आधा इस वजह से अपन ने बोल दिया कि आधा इसके पास हो गया, आधा इसके पास हो गया, बट रियलिटी में आधे आधे का कोई सीन नहीं होता, ये दो मिलकर एक को शेयर कर रहे हैं, तो रहेगा ये एक ही। ठीक है, सिर्फ कहने भर के लिए क्या हो गया है, कहने भर के लिए मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है हाफ, ये सिर्फ फॉर राइटिंग है, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी 1H2O जो कि शेयर हो रहा है दो CaSO4 के साथ में। समझ में आया? क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब यहाँ पर अपन ने इसको हीट किया तो हमें क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यूनिट क्या है, CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दो फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, देखो मैंने बोला ना दो फॉर्मूला यूनिट, यानी दो CaSO4 एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। समझ में आया? क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसमें CaSO4 में और पानी मिलाया, इसको हाइड्रेट किया, तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम। तो ये जिप्सम से दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन सकता। बोलो मैम क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, बताती हूँ। हुआ ये कि मैंने पहले जिप्सम से, ठीक है, जिप्सम को मैंने हीट किया तो क्या बन गया, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O और जिप्सम का है CaSO4 पॉइंट 2H2O। तो दैट मीन्स यहां पर अगर मैं इतना पानी और ऐड कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली वो जिप्सम दोबारा क्रिएट हो जाएगा, यानी पहले मैं जिप्सम को हीट किया तो POP बनाया और POP में मैंने पानी ऐड किया तो मेरा जिप्सम दोबारा बन गया, है ना। तो जिप्सम दोबारा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस जिप्सम से अब मैं POP नहीं बना पाऊंगी। समझ में आया? जिप्सम से POP बन सकता है, POP से फिर हम जिप्सम बनाते हैं, पर अगर एक बार POP से हमने जिप्सम बना लिया, यानी कि पुट्टी को हमने भिगा दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भिगा दिया, तो भिगाने के बाद अगर आप उसको यूज करोगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उसको क्रिस्टलाइज कर देगा और फिर आप उसको दोबारा यूज में नहीं ला पाओगे। समझ में आया? यानी एक बार POP भीग गया तो उसका अगर आपने स्कल्पचरिंग कर दी तो कर दी, नहीं तो वो आपका खराब हो जाएगा, ये कहना चाह रही हूँ। समझ में आया? जिप्सम से POP हम बनाते हैं उसको हीट करके, POP को भिगाकर हम जिप्सम क्रिएट करते हैं फॉर द यूज। ये क्या होगा, अब यूज होगा प्लास्टर करने के लिए या कोई भी टेक्सचर बनाने के लिए या स्कल्पचरिंग करने के लिए। पर एक बार अगर ये जिप्सम सूख गया तो अब ये दोबारा POP में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो जिप्सम से POP इज पॉसिबल, POP से जिप्सम इज पॉसिबल, पर अगर एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को भिगाकर जिप्सम बना दिया तो उस POP को आप दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलिए इसी बात पर अब अपन आज करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट, न्यूमेरिकली मतलब क्वेश्चन स्टार्ट। सिलेक्ट अ पेपर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से बताइए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, बताइए। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या है हमारा, लैबोरेटरी वाला है ना, नेचुरल नहीं है। टर्मरिक, लिटमस, हाँ टर्मरिक और लिटमस दोनों है। फिनोप्थिलिन हमारा कैसा है, फिनोप्थिलिन इज लैबोरेटरी और मिथाइल ऑरेंज इज लैबोरेटरी, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज भी लैबोरेटरी है। तो असली आंसर कौन सा होगा हमारा, टर्मरिक एंड लिटमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज इज, अरे ये ब्रैकेट कहाँ लिखा है, ये नहीं, ठीक है, इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट। ये मैंने अभी पढ़ाया है, अभी पढ़ाया तो तुरंत दिमाग की बत्ती चमक गई होगी कि भाई मैम अभी तो आपने वॉशिंग सोडा पढ़ाया है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कॉमन सॉल्ट तो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो आंसर क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। क्या है इसका आंसर, वॉशिंग सोडा। ग्लास में भी यूज होता है, सोप में भी यूज होता है, पेपर में भी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो पिछले साल ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3, the compound having maximum number of water of crystallization in it, crystalline form is in one molecule is। इसका आंसर चलो आप बताओ, कौन सा है भाई,
FeSO4, CuSO4 या फिर CaSO4 या फिर Na2CO3, किसके पास ज्यादा मॉलिक्यूल हैं पानी के, बताइए। चलिए अपन उसको क्या करेंगे, हम सारी चीजों को रिड्यूस आउट करेंगे। क्या करेंगे हम, रिड्यूस आउट करेंगे। रिड्यूस आउट कैसे करेंगे, सबके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लिखिए। सबसे पहले हम सबके क्या लिखेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखेंगे, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखने पर क्या होगा, देखिए जैसे FeSO4 में कितने होते हैं, FeSO4 के अंदर होते हैं 7, कितने होते हैं 7। CuSO4 के अंदर कितने होते हैं, कॉपर सल्फेट 5। CaSO4 के अंदर कितने होते हैं, कॉपर सल्फेट के अंदर 2, और Na2CO3 के अंदर कितने होते हैं 10। ज्यादा किसके हो गए ऑटोमेटिकली, 10 वाले के, Na2CO3 के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Na2CO3 हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको FeSO4 का नहीं पता होगा, बाकी सबके अपन को पता थे ऑलरेडी, ठीक है। ये FeSO4 का और देख लेना, क्योंकि ये 2024 का ही क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर का। चलिए, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी के साथ में रिएक्ट किया है टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by liberation of heat, heat liberate हुई है। From the information given above, it may be concluded that, अब इसमें से कंक्लूजन क्या क्या निकल के आ रहे हैं, इट इज अ, देखो लिबरेशन ऑफ हीट हुई है, तो हीट बाहर निकलती है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। तो हमारे पास पहली तो चीज आ गई कि एक्सोथर्मिक वाले ऑप्शन हो गए, तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। अब बन क्या क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी के साथ में ट्रीट किया, तो क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस क्रिएट हो गया, ठीक है। CaOH का क्या हो गया, होल ट्वाइस वहां पर क्रिएट हो गया। अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस यहाँ क्रिएट हुआ है, तो इसका pH कैसे डिटरमाइंड होगी, pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, pH ऑफ द सॉल्यूशन, दो ऑप्शन सेम हो गए क्या, हाँ, ये फॉर्म्ड इज यहाँ लेस है, लेस देन 7, ठीक है। सी ऑप्शन में लेस देन 7 है, दो ऑप्शन सेम नहीं है, तो लेस देन 7 है और या फिर मोर देन 7 है। इसका आंसर आप क्या करोगे, बताओ क्या होगा इसका, इज इट लेस देन और मोर देन और इक्वल टू, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब इधर आप देखोगे कि इसका pH, क्योंकि ये OH आयन, देखो अगर हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड के केस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस अगर आपको ध्यान हो, तो हमने पढ़ा था जो H आयन लेता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और जो H आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। ये H आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस होता है, और बेस का pH ज्यादा होता है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है और pH कैसा है, मोर देन 7 है, pH कैसा है, मोर देन 7। समझ में आया, इसको अपन को कैसे सॉल्व करना है, हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कौन सी चीज एसिडिक है और बेसिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, कि जो H आयन लेता है वो बेस है, जो H आयन देता है वो एसिड है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेनिंग इन द केमिकल रिएक्शन, CaCO3 को हीट कर दिया, तो अब यहाँ क्या बचा, X निकालना है, इजी है, CaCO3, हमने CO2 बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, Ca बचा और एक O बचा, CaO CO2, क्योंकि बैलेंस ही देंगे आपको इक्वेशन, है ना, तो CaO बच गया, तो CaO आपका क्या हो गया, X हो गया। क्विक लाइम, CaO को अपन क्या कहते हैं, क्विक लाइम। अब मैंने आपको बोला था इनके कॉमन नाम याद रखने पड़ेंगे, अब CaO तो आप निकाल लोगे, अब CaO का कॉमन नाम आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे लगाओगे, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कि लाइमस्टोन है, कि जिप्सम है। क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, लाइमस्टोन CaCO3, ये CaCO3 लाइमस्टोन है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4
H2O, सारे C वाले हैं तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए आपको इनके कॉमन नाम याद करने पड़ेंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा? अब इसके लिए हमें हाइड्रोनियम आयन पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है, हाइड्रोनियम आयन, और मैंने पढ़ाया है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव। कैसे बनता है? H2O में एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन अगर ऐड हो जाता है तो वो H3O पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिलाने से क्या H3O पॉजिटिव बनेगा? देख लेते हैं। NaOH प्लस H2O, यहाँ पर क्या होगा H2O में? ये जो H है यहाँ पर हमारा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है? बेसिक है, और बेसिक है तो ये H आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। H आयन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को मिलाने पर यहाँ पर ये चीज फॉर्म होगी। अब हमें कैसे पता बाकियों में नहीं होगी? नहीं, इसमें नहीं होगी, सॉरी, माय बैड, इसमें नहीं होगी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। देखिए Na, ये तो बेस है ना, NaOH प्लस H2O। NaOH और H2O में क्या हुआ? यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो H2O में यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा कोई चीज, तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव नहीं बनेगा। H3O पॉजिटिव कब बनता है? जब पानी के पास एक हाइड्रोजन आयन आता है। हाइड्रोजन आयन यहाँ लिबरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कौन सा आयन लिबरेट हो रहा है? Na पॉजिटिव हो रहा है और OH नेगेटिव हो रहा है। OH नेगेटिव हो रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव और H2O मिलकर हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएंगे। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं ऐड होने के लिए, तो हाइड्रोनियम आयन बनने से रहा। HCl देखिए, HCl और वाटर, यहाँ H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, ये H पॉजिटिव आयन वाटर में ऐड होगा तो क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव आयन लिबरेट हुआ है ना, H पॉजिटिव लिबरेट हुआ तो यहाँ पर ये बनाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। अब इथेनॉल और वाटर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, और यहाँ से भी OH ही लिबरेट होगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 का अनदर क्वेश्चन, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कौन रिमूव करता है? बेकिंग सोडा नहीं करता, नमक नहीं करता, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डीहाइड्रेट ये होगा, और ये क्या हो गया हमारा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये डेकाहाइड्रेट है, सॉरी, है ना, तो ये CaSO4 और हाफ H2O ये भी हमारा नहीं करेगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ रिमूव करेगा? ये क्या है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा करेगा, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सी हो गया। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, pH 6 है। टू डेली इट्स कर्डिंग a chemical substance is added to it, which is, इसमें से जो डी कर्डलिंग, कर्डलिंग के लिए जो हमने इसमें क्या किया है? ऐड किया है कि ये कर्ड ना बने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या डालोगे मिल्क के अंदर? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा डालोगे मिल्क में? नहीं डालोगे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर फिर भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि खाने में यूज होता है, तो उसका भी अपन पॉज में रखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा तो ड्रेनेज क्लीन करने के लिए डलता है, डलने से रहा। और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग पाउडर के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होता है NaHCO3 और एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है कर्ड।
कर्ड नहीं सॉरी, टार्टरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड। बोलो मैम ये आपने नई चीज बताई है कि टार्टरिक एसिड, दोनों चीजें सेम तो है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा? नहीं, दोनों चीजें डिफरेंट है। मार्केट में एक बेकिंग पाउडर आता है जो सिर्फ बेकिंग के लिए यूज होता है, यानी बिस्किट्स केक वगैरह के लिए, और एक बेकिंग सोडा होता है। सोडा वी कैन यूज एज एनी थिंग, ठीक है। ये आपका जो आप घरों में कोई भी खाना बनाते हैं, जैसे छोले फुलाए, छोले फुलाते टाइम मम्मी इनको यूज कर लेती है, या फिर किसी खाने में डालने के लिए या आटे में डालने के लिए, ये आसानी से यूज हो जाता है। पर बेकिंग पाउडर वहां यूज नहीं होता, बेकिंग पाउडर सिर्फ बेकिंग में यूज होता है। बेकिंग सोडा के साथ हमको एसिड ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिड ऐड करना पड़ेगा। पर बेकिंग पाउडर के साथ एसिड मिला हुआ आता है, यानी कि NaHCO3 के साथ में टार्टरिक एसिड मिला हुआ, ये मिक्स्ड पाउडर है। तो अगर हम एसिड और मिलाएंगे फ्रेश मिल्क के अंदर तो और कर्डलिंग हो जाएगी जल्दी, है ना। टू डिले इट्स कर्डलिंग, उसका डिले करना अगर हमको कर्डलिंग को, कर्डलिंग यानी दही जमने की प्रोसेस, ठीक है। दही जमाने को अगर हमें देरी से करवाना है तो अगर हम एसिड डालेंगे उसमें, तो एसिड डालने से क्या हो जाएगा? कर्डलिंग तेज हो जाएगी, भले इसमें ये है। तो हम प्योर बेकिंग सोडा डालेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? बेकिंग सोडा होगा। क्या होगा इसका आंसर? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? सिर्फ बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? सिर्फ बेस। सिर्फ बेस को हम डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट को हम नहीं डालेंगे। सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कॉस्टिक सोडा। और बेकिंग पाउडर में एसिड और बेस दोनों है, तो इस वजह से हम इसलिए यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड बेटा।